अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 17 और अब हम यहाँ से एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 17 से। जैसे हमने पिछली जो वीडियोस थी, जो लेक्चर्स थे, उनमें हमने ट्रांसपोर्ट को मैकेनिज्म्स को स्टडी किया था, जैसे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब जो ये लेक्चर 17 है, यहाँ से हम न्यू पार्ट ऑफ द सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कि बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। 4 तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे आपको पता है बच्चों। लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, हम न्यूक्लिक एसिड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और हम प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो मैंने जो ये 4 डिफरेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें से मैंने सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट को सेलेक्ट किया है कि सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट की कॉमन और उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करोगे। मैं आपको बताऊंगी कि मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। ठीक है। कितनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनो, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। फिर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरह से कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स हैं उनके बीच बनता है। हम उसका ओपन एंड रिंग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और फिर हम थोड़ा सा रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। ठीक है। और बच्चों, जहां तक आपको रिक्वायर होता है वहां तक आप वीडियो जरूर देखो, और अगर थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लगती है तो बच्चों घबराना नहीं है। वो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर में आपकी क्लासेस में जरूर हेल्प आउट करेगी। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। दैट आर मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। मतलब ये 3 एलिमेंट्स के बने होंगे। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और किस रेशो में होगा? CH2O। ठीक है। मतलब आपको एक कार्बन एटम मिलेगा, उसके डबल अमाउंट में आपको हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे और सिंगल ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। तो ये इसके रेशो है। ठीक है। और ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हैं दैट आर प्रेजेंट इन फूड एंड दे सर्व एज प्राइमरी एनर्जी सोर्स एंड हैव आल्सो स्ट्रक्चरल रोल्स। ठीक है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं। हमारा ब्रेन, हमारी पूरी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी एनर्जी सोर्स लेती है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज की एग्जांपल है। ठीक है। अगर हम लेमैन की बात करें, अभी हम साइंटिफिकली नहीं बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर टर्म्ड एज शुगर्स। ठीक है। और सब्सटेंसेस दैट टेस्ट स्वीट एंड आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है। वो जो कंपाउंड्स जो स्वीट टेस्ट करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, शुगर्स की तरह एक्ट करें और टेस्ट स्वीट करें, तो वो क्या कहलाती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में बच्चों आपको दिखाया हुआ है, ये फ्रूट, बिस्किट्स, पोटैटो, ब्रेड, राइस, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है ना। जैसे सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया एंड सेलुलोज। ठीक है। और ये जो वर्ड है बच्चों, ये डिराइव हुआ था ग्रीक वर्ड से। ठीक है। ग्रीक एक लैंग्वेज है ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, हमारे पास लैटिन लैंग्वेज है, इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज थी। उसमें एक वर्ड था सेकरॉन, और सेकरॉन का मतलब था शुगर। तो उधर से ये लफ्ज जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, और जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स थी उनको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? सेकराइड्स। ठीक है। तो बच्चों, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं। बच्चों, वैसे तो ये केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, इस मेरी जो केमिस्ट्री की सीरीज है वहां पर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिटेल में समझ सकते हो, लेकिन ब्रीफली यहाँ बता दूं कि बच्चों, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वो आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स। मतलब हमारा कोई भी कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कौन कौन से हैं, कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं। जब कोई फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ एटम्स बताए ना, तो वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं साथ साथ इसलिए लिख देती हूँ ताकि बच्चे अटेंटिव रहें। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। और इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर 3 कार्बन होती हैं, 3 कार्बन के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइओसिस। ट्राई का मतलब 3 होता है ना। फिर हम जो 5 कार्बन के होते हैं, 5 कार्बन, दे आर कॉल्ड एज पेंटोसिस, एंड द 6 कार्बन शुगर्स आर नोन एज हेक्सोसिस। ठीक है। और शुगर का जो नाम है वो आपको किससे पता चलेगा? एंड आएगा ओ से। और कॉमन हेक्सोसिस मतलब कॉमन 6 कार्बन शुगर्स जो नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। यहाँ पर मैंने उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब यह तो हो गया ना कि नंबर ऑफ एटम्स जो बताएगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है। जैसे मैं ग्लूकोज का लिखूं, जो ये देखो C6H12O6, तो जब आप ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है।
तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर। लेकिन अगर मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना है कि वो स्ट्रक्चरली कैसे अरेंज है, मतलब किधर किधर कार्बन है, किधर किधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, किधर किधर ऑक्सीजन है, तो वो उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो हमें क्या दिखाता है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। क्या बताता है, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, हमें क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स बताता है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, ग्लूकोज में देखो बच्चों, ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। ठीक है, एक तरफ इसके OH ग्रुप्स हैं, ठीक है, दूसरी तरफ इसके हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, और ये हमारे पास ऊपर एक मेन एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रक्चरल बता रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, तो बच्चों जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपको अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स बताता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, जो उसको आइडेंटिटी देते हैं। 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसके बारे में भी हम बच्चों अपनी जो केमिस्ट्री सीरीज है, जो दूसरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हम इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, तो वो अलग सीरीज है, वहां से आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन 2 ग्रुप्स होते हैं। ये जैसे अगर मैं आपको ये नीचे वाली डायग्राम में आप देखो, तो ये देखो, ये कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ये बना हुआ है ना, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप। तो या तो आपको शुगर के अंदर कोई भी जो आप कार्बोहाइड्रेट उठाओगे, या तो आपको उसके मोनोमर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा, या आपको उसके अंदर कीटोन ग्रुप नजर आएगा। यही 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 पे आओ बच्चों, कि sugars containing aldehydes as functional group are called aldo sugars। ठीक है, हम उनको aldo sugars बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर एल्डिहाइड होता है। और जिनके अंदर कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप, उनको हम क्या बोलते हैं, कीटो शुगर। और आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे। तो इसी वजह से बच्चों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन और एल्डिहाइड है, तो हम साइंटिफिकली जब हम डेफिनेशन लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम क्या लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पोलीहाइड्रोक्सी मतलब मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरफ देखो बच्चों, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक ये है 1 2 3 4, और ये ऊपर 5। एक शुगर मॉलिक्यूल के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, और ये बहुत ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द शुगर, तो बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो साइंटिफिक डेफिनेशन आपको समझ आ गई। लेमन टर्म में हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे दे आर शुगर्स दैट टेस्ट स्वीट। लेकिन जब हम साइंटिफिकली बोलते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, वो आप जब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी देखोगे, ये देखो पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको बता देता है इसकी केमिकल डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आपको हमेशा कार्बन नंबर 1 पर ही मिलेगा, इसे नोट कर लो। ठीक है, ये पॉइंट कभी नहीं भूलना कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है, और जो कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, ये हमेशा 2 कार्बन के दरमियान होता है, इसलिए हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होता है। जहां पर भी नोट्स बना रहे हो वहां पर ये पॉइंट। तो जैसे बच्चे कि मैंने आपको बताया कि एल्डो एंड कीटो शुगर्स का मैं बात करी थी ना, तो देखो कि ये एल्डो और कीटो शुगर्स की मैंने एग्जांपल यहाँ पर जो है वो बच्चों आपको दिखा दिए हैं कि देखो, अगर हम 5 और 6 कार्बन की बात करें, तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख लो, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंस आ गया, यहाँ पर कीटोन है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रुक्टोज। और यहीं पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, तो क्या कहला रहा है, ग्लूकोज। सिमिलरली अगर हम राइबोज की और राइबुलोज की बात करें, तो दोनों क्या हैं, 5 कार्बन शुगर्स ही हैं। लेकिन जब एल्डिहाइड ग्रुप आएगा 5 कार्बन में, तो क्या कहलाएगा, राइबोज। लेकिन जब कीटोन ग्रुप आ जाएगा कार्बन नंबर 2 पर, तो क्या कहलाएगा, राइबुलोज। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, दोनों में ही 5 कार्बन हैं, दोनों में ही 10 हाइड्रोजन हैं और 5 ऑक्सीजन हैं। लेकिन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूल एंटायरली ही चेंज हो गया। और यही बच्चों कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री है, और यही उसकी एक डाइवर्सिटी और खूबसूरती है नेचर की, कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से अल्फा बीटा आ जाता है, और इतनी डाइवर्सिटी आ जाती है शुगर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, होगी। तो ये मैंने एक टेबल भी पोस्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो एल्डोज में उसका नाम क्या आएगा, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है,
लेकिन जब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कीटोन ग्रुप आ जाता है तो फिर उसका नाम क्या हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से भी नाम शुगर का चेंज हो जाता है, फिर उस नया कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है बच्चों, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें भी 3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से नाम चेंज हो गया। जब कार्बन 3 एल्डिहाइड आएगा तो ग्लिसरल्डिहाइड कहलाएगा, जब कीटोन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कार्बन 4 में भी डिफरेंट नाम होते हैं, एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज। ठीक है, अगर हम 6 कार्बन की बात करें तो जितने भी एल्डिहाइड वाली 6 कार्बन शुगर्स हैं वो ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, एलोज है, एल्ट्रोज। ठीक है, और जो कीटोन जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है 6 कार्बन के अंदर, उनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, फ्रुक्टोज एंड पिसिकोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि जब एल्डिहाइड आएगा तो नाम डिफरेंट हो जाएगा, कीटोन आएगा तो नाम डिफरेंट हो जाएगा, चाहे सेम कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है बच्चों, फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन की। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने केमिकल डेफिनेशन पढ़ ली, हमने उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देख लिया। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किस तरह से किया हुआ है। तो बेटा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग शुगर यूनिट्स दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। 3 टाइप ऑफ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब कोई कार्बोहाइड्रेट एक यूनिट से बनी हो, उसके अंदर सिर्फ एक यूनिट हो, एक शुगर हो, तो वो क्या कहलाती है, मोनोसेकेराइड। जब 2 से लेकर 10 के दरमियान दरमियान यूनिट्स हो तो वो क्या कहलाती है, ओलिगोसेकेराइड। और जब मोर देन 10 यूनिट्स हो तो वो क्या कहलाती है, पॉलीसेकेराइड। जैसे ये नीचे एग्जांपल है, ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है। माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है बच्चों, ओलिगोसेकेराइड को ना हम डाइसेकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है, डाइसेकेराइड भी बोलते हैं जब दो दो शुगर की बनी होती है, 2 यूनिट्स की बनी होती है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड में हमारे पास क्या एग्जांपल है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडरस्टैंड करना कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स एंड दे आर सिंपल शुगर्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स। ठीक है, मतलब 3 से लेके 7 कार्बन एटम्स जो हैं उसकी ये मोनोसेकेराइड्स आपको नजर आते हैं। एंड दे आर द रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स टू सेल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मोनोसेकेराइड की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज, वही मैं बात रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ये कॉन्सेप्ट इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक होती है। ठीक है, तो इरिटेट ना होना कि मैम एक ही बात बार बार बता रही हूँ, लेक्चर एक्सेसिवली लंबा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये बार बार इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग मेमोराइज कर लो, क्योंकि बच्चों हम तो ये पढ़ पढ़ के बहुत पुराने हो गए, हमें तो ये चीजें टिप्स में है, लेकिन आप लोगों के लिए ये लेक्चर नया है। जो बच्चे अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर ले रहे हैं, हर बच्चे का अपना लेवल होता है, तो बार बार रिपीट करने से ये होता है कि बच्चों के माइंड में ये चीज बैठ जाती है। तो फिर मैं आई रिपीट कि ग्लूकोज जो है वो कौन सी शुगर है, एल्डो शुगर है। एल्डो मतलब इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और जो फ्रुक्टोज है वो भी 6 कार्बन है इसकी तरह ही, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटो। ठीक है, कीटोन, कीटोन उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। तो जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो शुगर क्या कहलाएगी, फ्रक्टोज। और जब एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो 6 कार्बन शुगर क्या कहलाएगी, ग्लूकोज। ठीक है, और फिर क्या है बच्चों के इन एक्वस सॉल्यूशंस, जब ये मोनोसेकेराइड्स पानी के अंदर, वाटर के अंदर आते हैं तो दे एग्जिस्ट इन बोथ लीनियर चेन एंड रिंग फॉर्म इन इक्विलिब्रियम। मतलब इनकी ओपन चेन, ये देखो बच्चों यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये इस तरह स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इस तरह ये इससे इसमें आते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये इस तरह अरेंज होती है, और फिर ये रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। और ये रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि ये जो कार्बन 1 होती है ना बच्चों, ये देख रहे हो, ये वाली कार्बन 1, ये जहां मैंने किया है, ये इस कार्बन 5 के साथ ना इंटरेक्ट कर लेती है, बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, और 6 कार्बन जो है वो आउट ऑफ द रिंग चली जाती है, आउट ऑफ द ये रिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स में पूछा जाता है कि कौन सा कार्बन है जो रिंग के बाहर होता है, तो आपको पता हो कि कार्बन नंबर 6 ग्लूकोज के केस में। ठीक है, और ऐसे जो 1 है वो किसके साथ बॉन्ड बनाती है, 5 के साथ। 1 और 5 बॉन्ड बना के रिंग बना देते हैं, और 6 कार्बन बाहर चली जाती है। तो मोनोसेकेराइड्स लीनियर चेन और रिंग फॉर्म में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पर भी लिख दी है कि लीनियर मोनोसेकेराइड्स जो हैं दे अंडरगो एन इंटरामोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ कार्बन 1 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बन 5। वही बात, ये देखो बच्चों यहाँ पर देखो,
या 4 या 5, कोई भी, ये जो है कार्बन नंबर 5 है और ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5 की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब रिंग बनाने के भी बच्चों दो तरीके होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, या तो 5 मेंबर करेंगे या 6 मेंबर करेंगे। 6 मेंबर कैसे बच्चों, चलो पहले 5 मेंबर समझ लो। 5 मेंबर किस तरह, ये देखो, इधर देखो, गौर से देखना बच्चों, ये ऑक्सीजन एक हो गया, ये वाला कार्बन हो गया 2, ये वाला कार्बन हो गया 3, ये कार्बन हो गया 4 और ये कार्बन हो गया 5। मतलब एक रिंग के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो रिंग 5 मेंबर्स की जब बनेगी तो ऐसी रिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्यूरानोसिस। क्या बोलेंगे, फ्यूरानोसिस। और इसमें जो हमारे पास 1 2 3 4 जो कार्बन नंबर 5 और जो कार्बन नंबर 6 होता है, ये दोनों के दोनों बाहर होते हैं जब 5 मेंबर रिंग बनती है, एक मेंबर ऑक्सीजन और 4 कार्बन। तो ये क्या है, फ्यूरानोसिस। क्या है, कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर रिंग्स, एक ऑक्सीजन, ठीक है, और 4 कार्बन। जब भी रिंग के अंदर 5 मेंबर होंगे तो वो रिंग क्या कहलाएंगी, फ्यूरानोसिस। और जब 6 मेंबर रिंग होंगी, कि जब बजाय 4 के, जब कार्बन नंबर 5, ये देख रहे हो, ये कार्बन नंबर 5 इसका हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर क्या होता है, 6 मेंबर रिंग्स बनती हैं। कितनी मेंबर रिंग बनती है, 6। ये देखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन, ये देख रहे हो ना कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई है, ठीक है, और एक कार्बन बाहर चला गया है। तो जब 6 मेंबर रिंग्स बनती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पायरानोसिस। तो आपको ये पता हो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो दोनों रिंग की फॉर्म में होती हैं, या तो 5 मेंबर रिंग्स होती हैं जिन्हें हम फ्यूरानोसिस बोलते हैं, या 6 मेंबर रिंग्स होती हैं जिन्हें हम पायरानोसिस बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आएगा ना, तो वहां फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सी फ्यूरानोसिस है और कौन सी पायरानोसिस है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मोनोसेकेराइड जो हैं वो दो तरह रिंग्स बनाते हैं। अगर 5 मेंबर रिंग्स बनाए तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, फ्यूरानोसिस, और अगर 6 मेंबर रिंग्स बनाएंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, पायरानोसिस। अच्छा, तो बच्चों इस साइक्लाइजेशन से क्या होता है कि ये देखो, ये कार्बन 1 आया, ये हमारे पास एक साइक्लिक मोनोसेकेराइड बन गया, ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकता है, इसमें एक अल्फा ग्लूकोज होती है, एक बीटा ग्लूकोज होती है, कि अगर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना बच्चों, वो नीचे की तरफ आ जाए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग बनने के बाद, तो उस ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अल्फा। अब ये अल्फा ग्लूकोज भी हो सकता है, अल्फा फ्रुक्टोज भी हो सकता है, अल्फा गैलेक्टोज भी हो सकता है, कोई भी। जब हाइड्रोक्सिल नीचे आएगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा। और जब हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, तो वो क्या कहलाता है, बीटा। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अल्फा बीटा का फर्क समझ आ गया। ये आगे जब हम बॉन्ड्स पढ़ेंगे ना, अभी हम डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, तो वहां पर ये अल्फा बीटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फा बीटा की बेस पे ही रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ओ सॉरी, पॉलीमर्स बनते हैं, डाइसेकेराइड बनते हैं। तो आपको पता चल जाए, ठीक है, सिंपल समझ आ गई बच्चों। क्या बनाएगा, रिंग में अल्फा और बीटा। अगर हाइड्रोक्सिल नीचे है तो अल्फा, हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो बीटा, ठीक है। और ये एनोमेरिक कार्बन होती है, ये वाली कार्बन, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ना कार्बोहाइड्रेट्स में ना केमिस्ट्री आ जाती है, तो परेशान नहीं होना। एनोमेरिक कार्बन बच्चों वो वाली कार्बन होती है जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर मैं आपको, ठहरो, यहाँ से समझाती हूँ, ये इधर आओ, साइक्लिक मोनोसेकेराइड पे देखो, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, जो कार्बन नंबर 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक। एनोमेरिक कार्बन वो होती है जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। अब देखो, इस कार्बन के इस तरफ क्या है, ऑक्सीजन, इस तरफ क्या है, हाइड्रोक्सिल, इस तरफ क्या है, कार्बन। देखो, तीनों चीजें बच्चों इसकी डिफरेंट है। इस तरफ कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोक्सिल है, इस तरफ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये एक किस्म का डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, चारों तरफ इसके डिफरेंट चीजें आ रही हैं। तो ऐसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो अगर हाइड्रोक्सिल नीचे आ रहा है तो क्या है, अल्फा, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ रहा है तो क्या कहेंगे, बीटा। और ये जो अल्फा बीटा है, इसमें जो बेटा अल्फा फॉर्म होती है ना, ये थोड़ी स्टेबल नहीं होती, ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। नेचर जो है वो ज्यादातर बीटा फॉर्म को प्रेफर करती है, ज्यादातर आपको बीटा नजर आएगा और हाइड्रोक्सिल उसमें ऊपर होगा, ठीक है। और जब हमारे पास अल्फा ग्लूकोज की आपस में बॉन्ड्स बनते हैं, ढेर सारी अल्फा ग्लूकोज हो जाती हैं, तो वो हमारे पास स्टार्च बनाती हैं। लेकिन देखो, यही नेचर है, अगर बीटा ग्लूकोज होगा तो फिर वो क्या बना देती हैं, सेलुलोज की चेन्स बना देती हैं। सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल
ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। मतलब कि देखो ये जो अल्फा ग्लूकोज है जिसमें हाइड्रोक्सिल नीचे, अगर ये चेन बनाएगा ना अपने जैसे, यहाँ पर एक अल्फा ग्लूकोज है, फिर यहाँ पर एक और अल्फा है, यहाँ पर एक और अल्फा, एक और अल्फा है, तो ये हमारे पास किसकी चेन आ जाएगी? स्टार्च। और यही अगर बीटा ग्लूकोज चेन बनाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेलुलोज। तो ये नेचर की एक तरीका है डाइवर्सिटी क्रिएट करने का, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ बच्चों, हमने मोनोसेकेराइड समझ लिए, अब हम डाइसेकेराइड के ऊपर आते हैं। तो डाइसेकेराइड कौन से होते हैं? जो कि 2 से 10 यूनिट्स के बने होते हैं। और इसमें क्या होता है कि व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स जॉइन टुगेदर थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म वाया डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। डाइसेकेराइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक न्यू शुगर बनाते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज। अब ये देखो बच्चों, सुक्रोज को देखो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखो ये फ्रुक्टोज है, आप देख रहे हो, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये फ्यूरानोजेस है, ये पायरानोजेस है, ठीक है। अब जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे तो ये उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। याद रखना बच्चों, शुगर जब जुड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और तो क्या बनाया? सुक्रोज। इसी तरह जब ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? माल्टोज। और जब गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? लैक्टोज, ठीक है। तो डिफरेंट शुगर के कॉम्बिनेशन से हमें नए नए सैकराइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डाइसैकराइड समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। ये क्या है? इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट लिंक्स वन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है। और ये बॉन्ड कैसे बनता है? इट फॉर्म्स व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन शुगर, मतलब एक शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये देखो बच्चों यहाँ पर आओ, ये सबसे ए वाले पे आओ, ये देखो, कार्बन 1 का हाइड्रोक्सिल जब दूसरी कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सिल से मिलता है, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये एरो की तरफ, मतलब एक मॉलिक्यूल निकल गया। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और पीछे एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन को जोड़ देती है। तो हम इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि जब एक हाइड्रोक्सिल दूसरे हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसमें वाटर निकल जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जैसे जब अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज की कंडेंसेशन होगी तो क्या बनेगा? मॉल्टोज। और अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज, ठीक है। और वाटर निकल गया। इसी के ऑपोजिट जब हम इनको वाटर देंगे, डाइसेकेराइड को या सुक्रोज को, तो क्या होता है कि हम वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये बॉन्ड्स दोबारा से टूट जाता है और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अपने अपने शुगर के पास चला जाता है। और यही चीज बच्चों नेचुरल फिनोमेना में होती है कि जब हम जो टेबल शुगर है, जब हम चीनी जो है वो पानी के अंदर घोलते हैं तो चीनी क्या होती है बच्चों? सुक्रोज होती है ना। तो जब हम सुक्रोज को वाटर के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर चीनी घोलते हैं, तो क्या होता है? हमारा पानी मीठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, अपना अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेते हैं और हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। और इस ग्लूकोज की वजह से हमारी जो पानी होता है वो स्वीट टेस्ट करता है, मीठा मीठा पानी लगता है चीनी के बाद, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको समझ आ गया? ये मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे सेव भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स बच्चों क्या है? दे आर द पॉलीमर्स। हमें मोनो समझ आ गया। मोनो क्या है बच्चों? थोड़ा सा रिपीट कर लेते, रिवाइज कर लेते, जब एक यूनिट हो, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड क्या है? जब 2 से 10 यूनिट हो, ठीक है। अब जब ग्रेटर देन 10 यूनिट्स हो, जिसमें हमारे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स हो, तो उनको हम फिर क्या कहेंगे? दे आर पॉलीसेकेराइड्स एंड कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। और इनके दरमियान भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और कैन बी लीनियर एंड ब्रांच। लीनियर भी हो सकता है और ब्रांच भी आपको नजर आ सकती है। जैसे ये देखो, ये स्टार्च है, स्टार्च सारा अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है। सेलुलोज में क्या होता है? बीटा ग्लूकोज की चेन्स होती हैं। इसमें क्या होती है? अल्फा ग्लूकोज, ढेर सारे 100 से भी ज्यादा जो यूनिट्स होते हैं ना अल्फा ग्लूकोज के, वो मिलके स्टार्च की चेन्स बनाते हैं। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन भी हमारे पास ग्लूकोज से ही बनता है, लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि सिर्फ एक ये लीनियर चेन है, ये देख रहे हो बच्चों, सीधी सीधी, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर चेन, सीधी चेन। और चेन के ऊपर ही यहाँ पर ब्रांच नजर आती है आपको, ऐसे ब्रांचिंग भी हुई हुई होती है, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चेन्स होती हैं, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और मोर देन 100 यूनिट्स होते हैं।
ठीक है। इसमें हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन एक बहुत प्यारी जो है वो मोस्ट कॉमन पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन में बच्चों फर्क ही यही है कि स्टार्च जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस हैं, अमाइलोज, ठीक है, जो कि 1,4 लिंकेज से जुड़े होते हैं, मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसलिए हम इसे 1,4 लिंकेज भी कहते हैं, ठीक है। और 1,6 की ब्रांचिंग होती है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आओ, ये देखो, ये देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 क्या है, लीनियर बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और फिर ऐसी लीनियर चेन्स है तो एक जगह आएगी जहां पर आपको कार्बन 1 जो ऊपर वाला कार्बन 6 है उसके साथ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। 1,4 तो बना ही रहा है, ऐसे 1,4 1,4 1,4 तो बना ही रहा है, लेकिन एक जगह आएगी जहां पर 1 के नीचे वाले चेन के साथ 6 के साथ वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन 6 फ्री होता है ना, तो ऐसे ये देखो, मगर ये देखो, ये नीचे बी में देखो क्या है, 1,4 की लिंक्स है, ये देखो लंबी लंबी ऐसे आपको चेन्स नजर आ रही हैं, ये 1,4 की चेन्स हैं, ठीक है, 1,4 लिंकेज की। और एक जगह आएगी जहां पर आपको ये ब्रांचेस नजर आएंगी 1,6 की, ठीक है। तो 1,6 पे क्या होती है, ब्रांचेस, और 1,4 पे क्या होता है, लीनियर, ठीक है। तो आपको जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में आपको ब्रांचिंग बहुत ज्यादा नजर आती है, ठीक है, लेकिन जो स्टार्च होता है उसके अंदर आपको ज्यादातर सिंपल चेन्स नजर आती है, और यही मेन डिफरेंस है स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर, ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है स्टार्च और ग्लाइकोजन का वो यही है कि दोनों ही अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बने होते हैं। जब 1,4 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमाइलोज, ठीक है। और जब अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि 1,4 लिंकेज भी होता है और साथ साथ ब्रांचिंग भी आ जाती है, तो फिर हम उसे अमाइलोज से क्या बोलने लग जाते हैं, अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि उसमें 1,6 लिंकेज भी आ गया, ब्रांचिंग भी आ गई है, ठीक है। और स्टार्च के अंदर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा नहीं होती, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी समझ आ गया होगा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का, ठीक है। और ये हम पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब अल्फा ग्लूकोज कंबाइन होता है तो वो स्टार्च बनाता है, और बीटा ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो वो सेलुलोज बनाते हैं। या मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, ये देखो अल्फा ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, अब ये देखो ये सारी की सारी चेन्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, स्टार्च 1,4 लिंकेज। और ये बीटा ग्लूकोज है, इसमें हाइड्रोक्सिल ऊपर होता है, जब बीटा ग्लूकोज जो है वो चेन बनाता है ऐसे, ये देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है 1,4 का, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेलुलोज बना देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये अल्फा बीटा के ही चेंज हो जाने की वजह से कितना डिफरेंट डाइवर्सिटी आ जाती है, कहाँ स्टार्च और कहाँ पर सेलुलोज, ठीक है। ये रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हैं कि आपको पता हो कि हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल भी है, फोटोसिंथेसिस में भी कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ चीजें पढ़ के ही जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएंगी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई चीज अभी भी नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे समझ लो, ताकि मैं दोबारा उसको किसी मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही चलो क्लियर कर दूं। और इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 वी आर गोइंग टू लर्न रिड्यूसिंग वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या फर्क होता है, और वहां पर हम बेनेडिक्ट टेस्ट सोल्यूशन को भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में।